Hello students, today we are going to read chapter number 10 from 10th class English book Footprints Without Feet, and the title of the chapter is The Book That Saved the Earth। एक ऐसी किताब जिसने धरती को बचाया। अब किससे धरती को बचाया? इस बुक ने बचाया अर्थ को फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, यानी कि मार्स के लोगों ने धरती पर अटैक किया और इस बुक की वजह से हमारी अर्थ जो है वो बच सकी। So let us start what happens in the story. Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes. Mother Goose जो है एक बहुत famous nursery rhymes की collection है. Do you think such a book can save planet Earth from Martian invasion? Read this play set 4 centuries in future. ठीक है, यानी कि अब हम 21st सेंचुरी में हैं तो हमारी 4 centuries in future यानी कि 25th सेंचुरी की भी बात कर रहे हैं इस प्ले में। तो ये फ्यूचर बेस्ड प्ले है। तो सबसे पहले हमें इसके मेन कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि इस प्ले में कौन से कैरेक्टर्स आएंगे। सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज़ अ हिस्टोरियन। हिस्टोरियन जो है वो एक पर्सन है जो अर्थ से बिलोंग करती है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं दे ऑल आर मार्शियन। तो सेकंड करेक्टर है हमारा द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, देन अप्रेंटाइज और नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप एंड ऑफ स्टेज वॉइस। इन बिटवीन द प्ले हमें बीच बीच में कई ऐसे डायलॉग्स मिलेंगे जिसमें पर्सन नहीं है वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देती है, तो दैट इज़ अ ऑफ स्टेज वॉइस। हमारा जो फर्स्ट सीन है ऑफ द प्ले दैट इज़ इन 25th सेंचुरी। अब 25th सेंचुरी में ये 20th सेंचुरी की बात करेंगे। वहाँ इन्वेज़न हुआ था 20th सेंचुरी में, और अब जो प्रेजेंट इस प्ले का जो टाइम है दैट इज़ 25th सेंचुरी, ठीक है। और ये पास्ट के 20th सेंचुरी की किसी इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। टाइम 25th सेंचुरी, प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब यहाँ पर जो प्लेस है वो एक म्यूज़ियम है, एक संग्रहालय है जहाँ पर पुराने टाइम की बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं। अब 25th सेंचुरी के लिए तो 20th सेंचुरी क्या हो गई? हिस्ट्री हो गई, ठीक है। जैसे अगर हम 20th सेंचुरी में जी रहे हैं तो हमारे लिए 19th सेंचुरी पास्ट है। इसी तरह से 25th सेंचुरी वाले लोगों के लिए 20th सेंचुरी एक पास्ट है, और यहाँ की 20th सेंचुरी की जो चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं, ठीक है। सो द प्लेस इज़ म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और उसके बाद है बिफोर राइज, मतलब पर्दा उठने से पहले या प्ले स्टार्ट होने से पहले क्या कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, वो क्या हैं? द स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। जो स्पॉटलाइट है, जो मतलब एक पूरे कमरे में अंधेरा है और लाइटिंग जो है एक ही पर्सन के ऊपर है, यानी कि पूरा कमरा ब्लैक है और लाइट जो है एक ही पर्सन के ऊपर फ्लैश कर रही है, और वो पर्सन कौन है? हिस्टोरियन है, ठीक है। हु इज़ सिटिंग ऑन अ टेबल डाउन राइट ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्टर। वो एक टेबल के पास बैठी है और वहाँ पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा गया है। अ साइन ऑन अ ईजल बिसाइड हर रीड्स, और उसके साथ ही एक ईजल रखा गया है। ईजल क्या होता है? एक वुड का फ्रेम होता है, ठीक है। एक वुड का फ्रेम है जिसके ऊपर कुछ पिक्चर्स लगाई जाती हैं या कोई बोर्ड रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम पेंटिंग करने के लिए पेंटिंग का जो बोर्ड है उसको एक स्टैंड के ऊपर रखते हैं, उस तरह का जो स्टैंड है उसको ईजल कहा जाता है। सो ईजल है, वहाँ पर एक स्टैंड है, वुडन फ्रेम है, उसके ऊपर एक बोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस। अब हिस्टोरियन जो है वो खड़ी होती है और वो ऑडियंस की तरफ बो करती है, झुकती है, एंड स्टार्ट्स हर स्पीच।
और फिर वो कुछ कहना शुरू करती है. What does she says? Good afternoon. Welcome to our Museum of Ancient History and to my department, Curiosities of the Good Old Four of 20th Century. अब वो सबको गुड आफ्टरनून कहती है और फिर उसके बाद अपनी कहने लगती है कि आप वो सबका वेलकम करती है टू द म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्रीज़ और क्यूरियोसिटी. अब हम अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए कितने क्यूरियस हैं, हम फ्रीडम फाइट वगैरह के बारे में जानने के लिए कितने क्यूरियस रहते हैं. इसी तरह से फ्यूचर में 25th सेंचुरी के जो लोग होंगे वो 20th सेंचुरी को जानने की कोशिश करना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि 20th सेंचुरी में कैसे लाइफ होती थी. तो क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा जो है पुरानी अच्छी चीज़ों के बारे में. The 20th century was often called era of books. और 20th century को क्या कहा जाता है? era of books. मतलब किताबों का era, मतलब जिसमें बहुत सारी बुक्स लिखी गई और बहुत सारी बुक्स पढ़ी गई. In those days there were books about everything from anteater to Zulus. अब जो हिस्टोरियन है वो बताती है कि उन दिनों में जो बुक्स थी बहुत चीज़ों के बारे में लिखी गई. एंट ईटर्स जो होते हैं एक तरह के एनिमल होते हैं और जुलूस जो हैं वो अफ्रीका की एक जनजाति का नाम है. मतलब हर टॉपिक के बारे में बुक्स लिखी गई थी. बुक्स टोट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू. बुक्स लोगों को बताती थी कि कैसे, कहाँ, कब, क्यों. इन सब का आंसर उन्हें बुक से मिल जाता था. दे इल्यूस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड. अब जो बुक्स थी, दे यहाँ पर बुक्स के लिए यूज़ हुआ है. जो बुक्स थी वो इल्यूस्ट्रेटेड थी, मतलब उसमें कई एग्जाम्पल्स देकर चीज़ों को समझाया जाता था. एजुकेटेड मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा थी. पंक्चुएटेड मतलब ग्रामेटिकल पंक्चुएशन मार्क्स या ग्रामर का उसमें प्रॉपर ध्यान रखा जाता था. एंड इवन डेकोरेटेड, और बहुत सुंदर होती थी, बहुत पिक्चर्स भी उसमें होती थी और काफ़ी अच्छे से उसको लिखा जाता था. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ. और पर सबसे अजीब जो चीज़ थी कि उन बुक्स में से एक बुक ने अर्थ को सेव किया था, अर्थ की रक्षा की थी. You haven't heard about the Martian invasion in 2040. अब वो हिस्टोरियन जो है वो बताती है कि शायद आपने नहीं सुना होगा, शायद आपने सुना होगा कि जो मार्शियन थे, मार्स के जो लोग थे, उन्होंने 2040 में अर्थ के ऊपर अटैक किया था. टस्क टस्क मतलब एक लिखने में एक साउंड जो डिसअप्रूवमेंट शो करता है कि शायद नहीं, कुछ ऐसा. सो व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अ डेज? वेल, यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट. अब यही जो चीज़ें हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और शायद इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, और वो इन्वेज़न जो था, वो जो अटैक उन्होंने किया था, शायद सच में नहीं हुआ था, क्योंकि एक सिंगल बुक ने उसको रोक लिया था. वो सिंगल बुक ने कैसे रोक लिया था? व्हाट वाज द बुक यू आस्क. अब आप पूछोगे कि वो कौन सी बुक थी, और वो डिफरेंट बुक्स के नाम लेती है, क्या ये थी या वो थी. सो सबसे पहले वो कहती है अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया. क्या आपको लगता है कि वो एक एनसाइक्लोपीडिया थी? एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है? जैसे एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में तो एक वर्ड का मीनिंग लिखा होता है. एनसाइक्लोपीडिया में हर वर्ड के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज मिलती है. तो एनसाइक्लोपीडिया में बहुत डीपली नॉलेज आपको मिल सकती है. और उसके बाद अ टॉम अबाउट रॉकेट्स, ये भी एक तरह की एनसाइक्लोपीडिया टाइप की बुक होती है जिसमें रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में लिखा होगा. अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या कोई बाहरी दुनिया की, यूनिवर्स की कोई वो सीक्रेट फाइल थी. वो अब ये एग्जांपल देखिए, आप सोचते हो एनसाइक्लोपीडिया थी, टॉम थी, या कोई सीक्रेट फाइल थी, तो कहती है नो इट वाज नन ऑफ दीज. नहीं, ये इनमें से कोई भी नहीं थी. It was, but here let me turn on the historioscope and show you what happened.
मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। और वो कहती है कि ठीक है, मैं आपको अब हिस्टोरियोस्कोप यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो हमारी हिस्ट्री को दिखाता है उसकी हेल्प से आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ था सेंचुरीज अगो, इतने सालों पहले क्या हुआ था इन 2040। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर स्टार्ट करती है एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसे लेफ्ट साइड पर स्पॉट करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स डाउन ऑन द थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स। अब जो फ्लैश लाइट पहले हिस्टोरियन के ऊपर थी, अब वो किसके ऊपर आ जाती है? थिंक टैंक के ऊपर, जो कि एक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, अपनी आर्म्स को फोल्ड किया हुआ है उसने। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स। अब क्या है, जो थिंक टैंक है वो, उसका सिर जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, और राउंड एग शेप्ड का है, मतलब इस तरह की शेप का उसका हेड है। और उसने कुछ ग्लासेस पहने हुए हैं जिसके ऊपर स्टार्स या सर्कल्स बने हुए हैं। और उसके साथ ही कौन बैठा है? उसके साथ एक और पर्सन बैठा है जिसका क्या नाम है? अप्रेंटाइज नूडल। अप्रेंटाइज क्या होता है? जो पर्सन हेड के अंडर काम करता है, यानी कि मेन हेड हो गया हमारा थिंक टैंक, और उसके अंडर जो वर्क कर रहा है दैट इज अप्रेंटाइज नूडल। स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, जो कि एक स्विच बोर्ड के ऊपर बैठा है। अ साइन ऑन ईजल रीड्स, अब फिर एक ईजल के ऊपर कुछ साइन लिखा हुआ है, दैट इज मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। अब जो यानी कि जो प्लेस है वो क्या है? मार्स का स्पेस कंट्रोल रूम है, और माइटी थिंक टैंक जो है वो कमांडर इन चीफ है। और वो मतलब बिफोर एंटरिंग वो झुकते हैं, वो करते हैं। सबसे पहले नूडल का डायलॉग है, वो क्या कहता है? बोइंग अ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन दिस होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर। और नूडल जो है अपने कमांडर इन चीफ के आगे झुकता हुआ बोलता है कि ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, इस यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है, कि आपके ऑर्डर क्या हैं। अब थिंक टैंक पीविशली, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। अप्रेंटाइज नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। अब थिंक टैंक को उसका जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन होता है हम किसी पर्सन को रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कहता है कि जो तुम मेरे सैल्यूटेशन की प्रॉपर लाइंस हैं वो तुमने नहीं बोली, तुम इसमें से कुछ पार्ट्स भूल गए हो। वो कहता है कि तुम दोबारा से मेरा इंट्रोडक्शन दो, थिंक टैंक कहता है। अब नूडल जो है वो क्या कहता है? इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर। इन अ सिंग सॉन्ग, मतलब एक लय में गाते हुए इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ द मार्स एंड 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। आउट ऑफ ब्रेथ, उसको सांस चढ़ जाती है, एक लय में बोलने के चक्कर में थक जाता है। और वो उसकी इंट्रोडक्शन में क्या कमी रह गई थी? उसने क्या नहीं बोला था? रूलर ऑफ द मार्स एंड 2 मून्स, ठीक है। सो व्हाट आर योर ऑर्डर्स, अब वो उनसे उनके ऑर्डर के बारे में पूछता है कि वो क्या करे। थिंक टैंक आंसर्स, दैट्स बेटर, अब ठीक है। नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन अ कम्युनिकेशन विद अवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? तो थिंक टैंक कहता है नूडल को कि मैं अपने जो पर्सन्स हैं, जो लोग, जिन लोगों को उसने क्या है अर्थ की तरफ भेजा है स्पेस प्रोब, यानी कि एक योजना बनाकर कि अब वो अर्थ के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि मैं उन लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, तो उनके साथ एक
कॉल किए जाए, उनके साथ कोई बात शुरू की जाए। तो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, और नूडल उनकी बात मानते हुए और वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अर्थ ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस। वो अर्थ ऑफ कोर्स अब एक छोटा सा प्लैनेट है, कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इनसिग्निफिकेंट होता है जो चीज़ इम्पोर्टेंट ना हो, कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। बट फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट माई मिरर आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। वो कहते हैं कि चलो इन सबसे पहले मैं अपने मिरर से बात करना चाहता हूँ। मतलब वो तो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब अर्थ जो है दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट, पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट इस टाइम क्या है, मुझे अपने मिरर से बात करनी है, मुझे उससे कुछ कंसल्ट करना है। तो नूडल अब उसको क्या दे रहा है, अपना उसका मिरर देता है। सो नूडल सेज इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर, एंड ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर, और उसको एक मिरर दे देता है, उसका आईना दे देता है। तो थिंक टैंक मिरर से कहता है मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग ऑन दिस लैंड। अब थिंक टैंक जो है मिरर से पूछता है कि इस पूरे लैंड पर सबसे फैंटेस्टिक, सबसे अद्भुत और सबसे इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, मतलब जिसका माइंड बहुत तेज़ है, जिसकी तर्क शक्ति बहुत तेज़ है, तो सबसे इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड मैन कौन है इस पूरे लैंड पर। ऑफ स्टेज वॉइस, हमने जब करेक्टर्स पढ़े थे तो एक ऑफ स्टेज वॉइस भी पढ़ी थी, तो यही है वो ऑफ स्टेज वॉइस। आफ्टर अ पॉज यू सर, अब एकदम से विद क्विकली रिस्पॉन्स ना देते हुए जो ऑफ स्टेज वॉइस है एक पोज के बाद आती है और कहती है यू सर, आप सर। तो थिंक टैंक गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे एकदम से रिस्पॉन्स चाहिए था कि मैं पूछूं कि सबसे अच्छा कौन है, तो हर कोई क्या कहे, थिंक टैंक सबसे अच्छा है। तो थिंक टैंक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो क्या करता है, स्मैकिंग मिरर, मिरर को क्या करता है, स्लैप करते हुए कहता है क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट स्लो मिरर। वो कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर अगली बार से बहुत जल्दी जल्दी देना, मुझे स्लो आंसर देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, आहा देयर आई एम, और वो अपने आप को मिरर में देखता है और बड़ा एडमायर करता है, मतलब अपना ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ही बनता है। आर वी मार्शियन नॉट अ हैंडसम रेस, और वो कहता है कि हम जो मार्शियंस हैं कितने सुंदर लगते हैं ना, कितने हैंडसम दिखते हैं, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। और वो कहते हैं कि हम तो उन जो अर्थलिंग्स हैं, यानी कि अर्थ पर जो रहने वाले लोग हैं जिनके छोटे छोटे सिर होते हैं, उनसे कितने ज़्यादा सुंदर हम दिखते हैं। ठीक है, नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी। और फिर वो नूडल को कहता है कि तुम भी माइंड की एक्सरसाइज किया करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचा करो, और एक दिन तुम क्या हो जाओगे, मेरी तरह तुम्हारा माइंड भी कैसा हो जाएगा, बलून ब्रेन हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा जैसे मेरा है। नूडल अब क्योंकि अब वो उसका चापलूसी करनी है, तो वो कहता है ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। तो नूडल कहता है कि हाँ होपफुली सर, ऐसा ही मैं होप करता हूँ। नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब जो वो हमने मिशन भेजा है अब उनसे कांटेक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव वॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। वो कहते हैं कि मैं जो मिट्टी की जो बॉल है पुरानी, मतलब जहाँ के लोग बहुत ही प्रिमिटिव हैं, जिन्होंने ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं की हैं, पुरानी तरह से रह रहे हैं लोग, मैं उनको लंच से पहले ही अपने अंडर लेना चाहता हूँ। नूडल सेज इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर। ही एडजस्ट द लीवर्स ऑन द स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन। अब वो जो उसके आगे जो स्विच बोर्ड लगा है वहाँ पर वो लीवर्स को एडजस्ट करता है नूडल, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक बजेस और बीप्स की आवाज़ आती है जैसे कर्टन खुलता है। और इसके बाद सीन 2 स्टार्ट होता है। वी विल रीड व्हाट हैपेंस इन सीन 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो।